और सबसे पहले तो आप सभी बच्चों जो विद्यार्थी ने नवोदय विद्यालय में अपना जो आज एग्जाम लिख करके है उन सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो एग्जाम है आज का वो बहुत बढ़िया गया होगा। और आज के इस वीडियो में आज हम आपके सामने वो सारे क्वेश्चन को लेकर के आए जो आपने आज एग्जाम दिया। आज हम चेक करेंगे उन सारे सवालों को लेंगे कि आपने कितना स्कोर किया, आपका कौन कौन सा क्वेश्चन कितना गलत रहा, क्या सही रहा। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो आने वाला जो रिजल्ट होगा वो कैसा जाएगा। तो आज हम सारे क्वेश्चन का समरी, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ लेकर के आए हैं। इस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपका नंबर जो है वो कहां तक जा सकता है और आपका सिलेक्शन कितना दूर तक किया जा सकता है। तो इस चीज को ले आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको एनालिसिस करेंगे पूरे पेपर का। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पूरे जो है वो पेज का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने वो पेज लाते हैं जहां से ये कहानी शुरू करते हैं आज का ये पेपर। तो सपोज कि ये किसी बच्चे का ई कोड का पेपर आपके सामने ला करके रखे हुए हैं। अब हो सकता है कि आपका पेपर ए बी सी या कुछ और एफ जे कुछ भी रह सकता है। और आपको पता है कि नवोदय का सिस्टम क्या होता है कि अलग अलग कोड के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग नंबर के अनुसार से। क्वेश्चन सारे के 80 क्वेश्चन वही रहते हैं, बट अलग अलग नंबर में, अलग अलग कोड में, अलग अलग नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि किसी स्टूडेंट का ये ई कोड है तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका वही क्वेश्चन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, तो जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन का जो पहला नंबर क्वेश्चन होगा वो सेम यही क्वेश्चन होगा। तो आप क्वेश्चन को कहीं भी देख सकते हो, बस कोड अलग होती है, क्वेश्चन का नंबर अलग होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बुकलेट में, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, तो उसको आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो एग्जाम में हम लोग को पूछा गया था वो रीजनिंग का पेपर पूछा गया था। सबसे पहले भाग 1 जिसको कहते हैं। तो भाग ए में हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में देखेंगे। तो ये बेसिक सी बहुत ही आसान सवाल है, इस बार की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो इस बार का जो पेपर गया वो बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि पहला आपको पता होता है कि जो अलग होता है हमें वो आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर हमें ये बताना पड़ता है, 4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पर आपको सबसे अलग देखना पड़ता है। आपको ये जो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है एल आर के और एस, आपको इस समय अंतर पता चल रहा होगा, ये एस बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये सारे अपोजिट में है, उल्टा है। एक तरीके से आप मिरर इमेज में देखोगे तो सब उल्टा दिख रहा है, बट ये एस जो है वो सीधे तरीके से लिखा हुआ है आसानी पूर्वक से। तो ये कोई भी बता सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ये सबसे अलग आंसर अगर आपने डी लगाया होगा तो आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपने ये 4 फिगर देख रहे होंगे, इसमें से सबका आपको अलग आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि एक फिगर है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये सेम चीज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये भी फिगर ऐसा है जो सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ट्रायंगल बना रहा है। बट इस पिक्चर में जो है वो पूरी तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है। आपको ये बड़ा नजर आ रहा होगा, ये छोटा नजर आ रहा होगा। तो इसमें सबसे अलग ये काला है यानी कि अगर आपने सी नंबर टिक लगाया होगा एग्जाम में और अपने ओएमआर में फिल किया होगा तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। और नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपने देख रहा होगा। बी नंबर को समझते हैं। बी नंबर एक जो है वो 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, सी नंबर भी 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, डी नंबर भी जो है वो 4 साइड से मिलकर बना हुआ पिक्चर है। बट इसका देखिए कि ए नंबर का ऑप्शन में जो ट्रायंगल के शेप में बना हुआ पिक्चर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया होगा तो ये आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट 4 में देख सकते हो कि इस प्रकार से फिगर है। तो यहां पर देखिए कि ये जो फिगर है फर्स्ट वाले पिक्चर में ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का कौन बना रहा है? यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 का एंगल ही बना रहा है, लेकिन इसमें 90 से ज्यादा एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब अगर आपने ऑप्शन नंबर डी टिक लगाया होगा तो आपका ये सही माना जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, अगर आपने ये लगाया होगा तो आपका पेपर सही आएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको सेम खोजना पड़ता है कि एक पिक्चर आपके सामने दी गई है, यही पिक्चर और कहां है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस ध्यान से करिएगा। इसमें फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है एक ऊपर के साइड है और एक ऊपर के साइड, यानी 2 लेफ्ट साइड में ऊपर के साइड मूव किया हुआ है और 2 राइट साइड में नीचे डाउन की तरफ है। लेकिन ऐसा देखिए यहां पर तो एक साइड तो 3 आ गया है, तो ये होगा नहीं। इधर 2 आ रहा है लेकिन दोनों एक ऊपर एक नीचे, ऐसा तो नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 3 अगर आप ध्यान से लगाओगे, देखोगे सी नंबर, तो आपको पता चलेगा कि दोनों जो है ये ऊपर किया हुआ है, तो यहाँ भी दोनों ऊपर किया जाएगा, और वो भी फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला में नीचे है यहाँ भी, और सेकेंड वाला में यहाँ भी नीचे है। तो केयरफुली देखने पे ये पता चल रहा है कि अगर ऑप्शन नंबर सी जो है पूरा पूरे से मैच कर रहा है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा तो आपका ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा।
तो आपको पता चलेगा कि सबसे फर्स्ट बॉक्स में ऊपर की साइड ब्लैक है, फिर राइट साइड, फिर डाउन साइड, फिर लेफ्ट साइड, इस तरीके से। तो ऐसा ही ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी को आप कंपैरिजन करोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा इसमें भी अपर साइड की तरह है, इसमें भी अपर है, सेकंड वाले में राइट साइड, यहां भी राइट साइड, फिर नीचे है, फिर नीचे है, फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेकिन ये सीरीज बाकी सब में जो है गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे आप आगे पीछे कर दिया गया है। इसका मतलब अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा तो भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है वो नीचे ऊपर एक बिंदु है और नीचे एक बॉक्स बनाया गया है, सन के टाइप से पिक्चर है, ऊपर नीचे बॉक्स है, ऊपर बिंदु है। सेम यही देखना है। अब मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, तो सेम टू सेम जैसे ऊपर में बिंदु है, यहां भी ऊपर बिंदु आ गया है, नीचे बॉक्स है, नीचे बॉक्स है, और ये जो है इधर लेफ्ट साइड की तरफ देखिए कि इधर ट्रायंगल का शेप है, और ऐसे ही ट्रायंगल का शेप यानी कि एक तीर का निशान बनाया गया है। बाकी कहीं और देखिएगा, जैसे इसमें मांगते हैं कि ये क्यों नहीं होगा सर, ए नंबर क्यों नहीं होगा, तो ए नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है और यहाँ पर राइट साइड में ट्रायंगल दे दिया है। यहाँ पर सी नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी नंबर देखिए ए नंबर ये जो क्वेश्चन में है नीचे बॉक्स की तरफ है, लेकिन सी नंबर पे बॉक्स ऊपर दे दिया गया है, तो ये अलग है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपने टिक लगाया होगा तो ये आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा फिगर है, ऐसा कहां पर है, तो अब देखिए ऐसा कहां पर है। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें पूरी तरीके से लाइनिंग नहीं है, इसमें दिमाग लगाना बंद कीजिए। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें नीचे जो है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे है, लेकिन ये ऊपर दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। और नेक्स्ट ये पूरा बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर बॉक्स नहीं बना हुआ है, तो ये तीनों नहीं होंगे, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा तो सही है, और इसको आप मैच करके भी आप देख सकते हैं। ये हो गया 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ से, फटाफट से देखते हैं ताकि आपका कितना नंबर आएगा ये एक अंदाजा लग जाता है। और ये भी वही क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है वो हमें देखना है कि एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है और इसके बीच में खाली जगह है, और इनके बीच में क्या आएगा वो इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके यहां पर फिल करना है कि क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसको पूरा करने के लिए हमें एक चाहिए लंबा सा एक रेक्टेंगल चाहिए, और एक छोटा सा कॉर्नर पे स्क्वायर चाहिए ताकि ये पूरा डायग्राम बन जाएगा, और एक इधर हमें छोटा सा जो है वो चाहिए स्क्वायर ताकि ये बन जाए। तो ऐसा ही पिक्चर हमारा कुछ ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसको ला करके यहाँ बैठाओगे तो आपको पता चलेगा सेम टू सेम वहां पर पिक्चर है। सी नंबर होगा नहीं क्योंकि देखिए इसमें एक लॉन्ग जो है वो रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है, इसमें एक पूरा स्क्वायर बड़ा बना दिया है, और इसमें तो रेक्टेंगल है लेकिन ये उल्टा साइड है, अगर हम इसको लाके बैठाएंगे भी तो ये यहाँ बनेगा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगा होगा तो आपका ये आंसर जो है वो सही होने वाला है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। देखना है कि इसके यहाँ जो खाली जगह इस पे क्या फिल किया जाएगा। आप जब इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना लाइनिंग्स बन रही है, एक ये लाइन बनी रही है, और 2 और एक 3 लाइनिंग बन रही है बॉर्डर को छोड़ करके, और एक ब्लैक वाला पार्ट, 3 लाइनिंग बन रही है ब्लैक वाला पार्ट को लेकर के और बाहर वाले बॉर्डर को छोड़ करके। इसमें तो 2 लाइनिंग है, ये तो होगा नहीं। इसमें भी 1 2 3 लाइनिंग है ब्लैक वाला के साथ बाहर बॉर्डर को छोड़ करके, यानी ये चांसेस है। इसको आगे देख लेते हैं, इसमें तो काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 बहुत ज्यादा है, ये तो होगा नहीं। फिर इसमें 1 2 3 बहुत ज्यादा है, तो होगा नहीं। ये होगा क्योंकि 1 2 3 है, हमने 3 लाइन डॉट किया है, और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का फिल हो सकता है, तो ये मैच कर रहा है। यानी अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा तो आपका आंसर जो है वो सही आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। 11 नंबर पे क्या हो सकता है, ऐसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक नली टाइप से बन रही है, एक रास्ता बन जा रहा है, तो यानी कि यहाँ भी रास्ता बनाना होगा। रास्ता यहाँ बन जाने के बाद एक ट्रायंगल अंदर होना पड़ेगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बाहर। तो बड़ा ट्रायंगल बाहर और अंदर छोटा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल बाहर ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें अलग तरीके से बनाया गया है। ये बड़ा ट्रायंगल है बाहर, लेकिन ये ऊपर साइड का है, इस कोना का ये पिक्चर दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। और ये पिक्चर सी नंबर देख सकते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि देखिए बहुत छोटा अजीब प्रकार का है। ये होगा सी नंबर, क्योंकि सी नंबर पे बाहर तरफ से जो है बड़ा पिक्चर है, अंदर छोटा वाला है। इसको ला करके यहाँ पर अगर बैठाएंगे तो ये सेट हो जाएगा पूरी तरीके से। यानी अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा तो ये आपका बिल्कुल एकदम सही होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, इसको अगर आप देखते हैं कि कैसे बनाया गया है, आपको पता चल रहा होगा एक यहाँ पर शंकु बनाया गया है। सारे पिक्चर में कॉर्नर पे शंकु होगा, और आपको दूसरी बात ध्यान देना है कि यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, 2 फ्लावर बना हुआ है, तो यहाँ भी एक फ्लावर होगा, एक अगला फ्लावर यहाँ बनेगा। तो ऐसा कौन सा है, तो आपको पता चलेगा यही पिक्चर अगर उठा करके यहाँ बैठाएंगे तो ये फ्लावर यहाँ बन गया। इसके बाद शंकु इधर से इस कॉर्नर से जाना पड़ेगा, राइट साइड के डाउन से कॉर्नर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ शंकु बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये पिक्चर तो वहीं बन पा रहा है।
इसके अलावा कहीं पिक्चर नहीं है। ये शंकु बन रहा है बट नीचे है, तो नीचे यहाँ पर चाहिए नहीं हमको, यहाँ पर नीचे तो हमको नहीं चाहिए कोई फ्लावर, तो ये हमारा बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर फ्लावर ये है लेकिन ये उल्टा दे दिया है शंकु को, यानी कि अगर आपको ऑप्शन नंबर सी डी लगाएंगे तो आपका ये सही बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। यहां पर इसमें अलग प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसमें दिखाया गया कि अगर फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स उन्होंने खुद सॉल्व करके दिखा दिया, तो अगला जो थर्ड है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ का जो पोजीशन होगा वो क्या रहेगा पिक्चर का। सपोज कि यहां पर एक ट्रायंगल टाइप से पिक्चर दिया, अगला दिया सेकंड ट्रायंगल, यानी इसमें एक दिया, इसमें दो करके दिया, यहां पर तीन करके दिया, तो आपको पता चल गया होगा कि 1 2 3, तो अगला क्या होने वाला है, अगला 4 होने वाला है। तब को काउंटिंग करना है किसमें, 4 ट्रायंगल है, तब को काउंटिंग करेंगे पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी में जो है वो 4 ट्रायंगल है, यानी अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाएगा तो आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें ध्यान से देखना है। सबसे पहला इसमें दिया गया कि ऊपर साइड से एक एरो दिया गया लेफ्ट की तरफ और एक नीचे से ऊपर कर दिया गया। अगली बार इसको टर्न कर दिया गया, यानी जो राइट साइड हमारा था उसको ऊपर कर दिया गया, जो ऊपर था उसको लेफ्ट साइड कर दिया गया और इसको फिर से घुमाया गया। तो आपको ध्यान से सोचना है, अगर ये नीचे वाला थर्ड ट्रायंगल है, अगर इसको अगला बार घुमाएंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा, और अगर इसको है ये जो लेफ्ट साइड का था अगर उसको नीचे लाएंगे तो वो इस टाइप के आ जाएगा। तो इस टाइप का पिक्चर आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में मैच करेंगे। ये चारों को घुमाना है, एक बार ऐसे था इसको ऐसे घुमाया गया, फिर ऐसे दिया है तीसरा में, और चौथा में जो वापस ला करके ऐसे रख दिया, क्योंकि ये यही वाला आकर के मैच कर जाएगा यहाँ पर नीचे तरफ से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर मैच कर रहा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाएगा तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से एनालिसिस करनी है। ये बात भी वही क्वेश्चन है जो आपको 30 नंबर क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखना है। 30 नंबर क्वेश्चन सेम है, यहां पर भी 1 ट्रायंगल है, उसके नीचे लाइन है, फिर अगला दिया 1 ट्रायंगल के नीचे लाइन के एक और लाइन दे दिया, तो भैया अगला बार 2 ट्रायंगल उसके नीचे लाइन, तो 2 ट्रायंगल के बाद फिर से नीचे लाइन दे देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। केयरफुली देखना है सब कुछ। पहला ट्रायंगल दिया उसके नीचे छोटा सा लाइन, फिर अगला ट्रायंगल के बाद नीचे लंबा लाइन खींच दिया, फिर 2 ट्रायंगल दिया तो 2 ट्रायंगल के बाद भी तो लंबा नीचे लाइन करेगा, इसके अलावा कहीं और मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आपको फर्स्ट वाले नीचे वाले सर्कल के पार्ट में एक स्क्वायर एक सर्कल दिया हुआ है, इसको ऊपर कर दिया गया, यानी इससे यहां पर कर दिया गया। अगली पिक्चर में इसको जो वो यहां पर कर दिया गया, तो अगला पिक्चर में वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि नीचे साइड राइट साइड के नीचे में था, राइट साइड के ऊपर कर दिया गया, फिर राइट साइड के लेफ्ट साइड में कर दिया गया, यानी कि इस कॉर्नर पे कुछ बाकी है, तो इस पिक्चर में यहां पर कहीं नहीं है। यहां पर तो है, यहां पर तो है, लेकिन देख सकते कि ये वही वाला है, पुराना वाला ही है, तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या बढ़ा दिया इस चीज का, तो यानी कि 4 नंबर पूरा पूरा मैच कर रहा है। एक तो ये कि इस कॉर्नर पे जो घट रहा था वो इस कॉर्नर को मैच कर रहा है, और प्लस में यहाँ पर भी 2 था तो यहाँ पर भी दो स्क्वायर है, और अगला 2 जो सर्कल था उसको वहां पर 3 सर्कल कर दिया गया एक स्टेप बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही है। तो ये 16 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। इसमें वही सीरीज चल रहा है, बाहर से आपका दिख रहा होगा स्क्वायर, अंदर से है ट्रायंगल, तो अगली बार क्या कर दिया, ट्रायंगल जो अंदर छोटा था उसको ट्रायंगल बड़ा कर दिया गया, और जो बाहर जो स्क्वायर था उसको छोटा कर दिया गया। तो इस हिसाब से इस अकॉर्डिंग इस बाहर वाले सर्कल जो है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसके अंदर छोटा वाला स्क्वायर है, तो अगला स्टेप में क्या होने वाला है कि जो अंदर वाला स्क्वायर है उसको बड़ा कर दिया जाएगा और बाहर वाला जो सर्कल है वो छोटा कर जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब यहां पर मैच करने वाला जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। छोटा था बड़ा चल गया, बड़ा है तो छोटा चल गया। तो 18 नंबर क्वेश्चन में ये जो एरो का साइन है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। अगर हम नीचे वाले सपोज कि ऐसे वाला जो एरो का साइन है, अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये आकर के ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर वही बन गया है, और ये इसका जो जगह था वो चेंज हो गया, यानी जो सर्कल रहा वो इधर आ गया, ये अपना जगह चेंज कर लिया। सेम अगर इसी प्रकार से माना तो ये जो एरो का साइन ये इस प्रकार से है, अगर इसको हम इधर से घुमा देंगे तो ये इस प्रकार से साइन बना के दिखा देगा, तो ये वाला जो है हमारा सिर्फ ए में ही मिल रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अगर आपने ए लगा कर रखा होगा तो आपका ये सही आ जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक तरीके से इसको आप मिरर पे समझ सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा मिरर टाइप से क्रिटिकल कंडीशन में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि अगर मिरर के सामने रखा जाएगा, इसको क्या किया सबसे पहले कि ये जो सामने वाला जो 2 रेक्टेंगल है इसके सामने ही 2 रेक्टेंगल है, सामने सामने रखा गया है। या तो अब ये देख सकते हो कि पहले अगर आप ये जो ब्लैक वाला पार्ट जो देख रहे हो वो सामने है,
ये दोनों सामने सामने रखा गया है, या तो आप इसको भी देख सकते हो कि ये दोनों सामने रखा गया है, बस ऊपर नीचे चेंज कर दिएगा ब्लैक वाले पार्ट को भी। तो यहां पर भी ये जो है वो बस पलट जाएगा, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में है ये राइट साइड चला जाएगा, और ये नीचे वाला जो राइट साइड का ब्लैक पार्ट है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये राइट साइड चला जाएगा। तो ऐसा वाला पिक्चर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। यहां भी है, लेकिन ये देखिए नीचे जो थोड़ा ट्रायंगल वो ऊपर भेज दिया, तो ये तो होगा नहीं, इसमें ट्रायंगल है नहीं तो ये तो होगा नहीं, और इसमें ट्रायंगल जो है वो ऊपर कर दिया है, सॉरी ये जो रेक्टेंगल था छोटा वाला उसको नीचे कर दिया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। यानी आपको बस उल्टा कर देना है, जिस प्रकार से इसको अगर हम मिरर पे देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा उल्टा, जो नीचे था लेफ्ट साइड में वो नीचे दिखेगा राइट साइड में। सेम ऐसा ही आपको जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ब्लैक पार्ट वो चला जाएगा राइट साइड में, यानी कि उस साइड, तो उस साइड आ गया, और जो इधर था राइट साइड में वो आ जाएगा इस साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आपने सी लगाया होगा तो बिल्कुल जो है वो सही बन पा रहा है, अगर आपका सही होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार सही है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आप अगर देखेंगे मिरर पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड गया हुआ है, लेफ्ट साइड में 3 है, 3 एरो दिया हुआ है, राइट साइड में उसको पलटा दिया गया मिरर पे, लेकिन एक माइनस करके पलटा दिया, यानी 3 था तो उसको 2 कर दिया गया मिरर के साथ। सेम ऐसे ही अगर हम इसको मिरर पे देखेंगे तो यहां पर भी 3 है, तो सबसे पहले कि एक हटाना होगा तो 2 देखना है, तो 2 बच रहा है इसमें और इसमें और इसमें, अब देखना है। अब जब इसको पलटाएंगे तो ये देखिए लाइन को पलटाने से कुछ दिखेगा नहीं, यानी अगर इसको अगर हम पलटाना पड़े तो भी ये ऐसा ही दिखेगा, उल्टा ही दिखे लेकिन दिखेगा ऐसा ही, यानी इसका मतलब ये मिल रहा है, यानी जो जिस स्टूडेंट का ये पिक्चर चल रहा है उसका कॉपी भी बच्चे का उसका ये लगाया हुआ गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब हम इस चीज को पलटाते तो वो दिखने में ऐसा ही लगता है। तो ये स्टूडेंट वो है जो गलती किया है, लेकिन इसका आपका अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा तो आपका ये बिल्कुल सही होगा। तो ये था 20 नंबर तक का रीजनिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 21 में आपका है कि पिक्चर दिया हुआ रहता है, इसमें आपको ऐड करना पड़ता है, किसके आगे पिक्चर को फुल करने के लिए। इसमें आपको आसान तरीका बताया गया था कि इस पिक्चर को पूरा फिल करना है। अब मान लेते हैं कि यहां पर हमने आगे बढ़ा करके इस पिक्चर को फिल करने का प्रयास किया, तो ऐसा पिक्चर और कहां मिल रहा है, तो ऐसा पिक्चर आपको खोजना है। तो आपको पता चल रहा होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो पूरा का मैच कर रहा है। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइनिंग दे दिया सीधा, यहाँ पर कोई जगह नहीं, यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट करना होगा, तो कॉर्नर से स्टार्ट ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि कैसा अंतर है, ये लास्ट में छोटा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा तो आपने ये सही करके आया होगा। 22 नंबर देखेंगे तो इसको क्या ऐड करेंगे, इस पिक्चर को सर्कल करने के लिए ऐसा पिक्चर और कहां मिल पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल पा रहा है। सिर्फ इसको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट पिक्चर बन पा रहा है, अगर आपने बी लगाया तो सही है। नेक्स्ट 23 सेम ऐसा ही, इस पिक्चर को आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो ऐसा ही पिक्चर खोजना पड़ेगा कि कहां पर है। तो ये सब तो दिख रहा है कि पूरा बिल्कुल लॉन्ग टाइप से बना दिया तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही कहलाएगा। 24 नंबर देखना है, इस पिक्चर को आगे बढ़ाइए, इसको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये पिक्चर नजर आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि ये सब तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, मिरर इमेज है, मिरर दिया हुआ, इसको आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर हम टी को देखेंगे तो टी जो हमारा लास्ट है वो सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि मान लेते हैं इसको हम देखते हैं तो टी जो उल्टा टी है, कुछ भी मान लीजिए इसको, तो ये हमारे राइट साइड में पड़ रहा है, बट ये आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो आगे लेफ्ट साइड। भी को कभी चेंज करेंगे तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि मिरर पे भी को देखने से सेम वही निकल के आता है, ये ऊपर नीचे बदलने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये टी जो है टी भी अगर बदलेगा तो ये टी भी वैसे ही बदलेगा, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि इसमें कोई बदलने वाली बात नहीं होती। जैसे ये इस पिक्चर को अगर हम देखेंगे तो ये कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम वैसा ही दिखता है। और सेम कहानी यहाँ पर भी आकर के आती है कि इसको बदलने से, टी को बदलने से कुछ दिखता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो मिरर इमेज का रियल पिक्चर है, बाकी ये सब जो है गलत तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट इसमें आपको देखना है, इसका जो सामने का जो फेस है वो राइट साइड की तरफ है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसका राइट साइड दिया गया है, और ये जो एरो है वो भी राइट साइड है, तो इसका जब हम मिरर देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड सिर्फ एक ही आया हुआ है और एक ये भी आया हुआ है, लेकिन ये आया हुआ है तो इसके ऊपर मिरर जो है वो एरो दिया हुआ है, लेकिन हमको एरो चाहिए नीचे में, और ये पिक्चर सेम टू सेम इसका मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस पिक्चर की तरफ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसका सेम कहां पर है, इसका मिरर, इसको सबसे लास्ट बिंदु को देखिए, ये एक लाइनिंग बढ़ी हुई है, और ये लाइनिंग बढ़ी हुई है दर्पण के सामने लेफ्ट साइड में। अगर इसको दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका लेफ्ट का हमेशा मिरर जो होता है वो अपोजिट दिखाता है, लेफ्ट का राइट दिखाता है,
यानी कि ये जो सीधा लाइनिंग है वो आ जाएगा राइट की तरफ, यानी राइट की तरफ यहाँ पे, लेकिन दोनों तरफ दिया तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी इसमें तो लाइनिंग निकाला हुआ नहीं है, इसमें निकाला है तो ये तो लेफ्ट ही निकाला है, तो लेफ्ट में तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें ये जो एरो दिया हुआ है ये बीच में दिया हुआ है, यानी 1 2 को छोड़ के बीच में, इधर से भी 1 2 को छोड़ के बीच में, यानी जब इसको पलटाएंगे तो होगा क्या, लेफ्ट वाली चीजें राइट में जाएगी। अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो यानी अब ये राइट जाएगा, ऐसा बनेगा पिक्चर। तो ऐसा बनने पे ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी सब बन रहा है इधर से, लेकिन आपको देखना है बीच वाला एरो, बीच वाला एरो सिर्फ यहीं पर दिया हुआ है, ये तो साइड में दिया हुआ है, इसमें तो एरो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगर आपने बी लगा कर रखा होगा तो आपका आंसर जो है वो इसमें यहां तक सही होगा। नेक्स्ट आगे देखिए ध्यान से, पेपर कटिंग, ये जो क्वेश्चन है वो पेपर कट से दिया जाता है। इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले कि आपके पास ट्रायंगल के शेप का कोई पेपर होगा, उसको बोला कि बीच में आप उसको मोड़ देंगे। तो सपोज कि बीच एक पेपर है हमारे पास, इसको बीच में मोड़ देने पे हमारा ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो गैप हो जाएगा, नहीं हमारे पास बन जाएगा ऐसा कुछ पिक्चर बन जाएगा। इसको फिर बोला कि इधर से आप मोड़ दीजिए, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो है वो ये कटा हुआ पिक्चर है, यहाँ पर ये पेन चलाया हुआ है किसी बच्चे का, लेकिन ये पूरा ऐसे कट किया हुआ है और यहाँ एक साइड जो है वो क्रॉस लगा दिया गया है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो जैसे मोड़े थे वैसे ओपन करना है, ऊपर से हमने मोड़ा था तो ऊपर से ओपन करेंगे, यानी ये जो आधा कटा हुआ पिक्चर था वो अब एक तरीके से इधर से भी बन जाएगा ये सिर्फ। और अभी तक ये क्रॉस को नहीं खोले हुए, क्रॉस को सिर्फ वहीं पर रहेगा, यानी काटा हुआ जो पिक्चर हम लोग ऐसे काटे हुए थे, खोलने पे ये और बढ़ जाएगा। एक बार और जब खोलेंगे तो यानी ये पूरा एक विस्तृत रूप ले लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सेंटर बनता है और एक क्रॉस इधर है, तो इसका क्रॉस जब पलटाएंगे पेज को तो एक क्रॉस यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी दोनों तरफ से क्रॉस आ जाएगा और ये जो पिक्चर था वो 2 बार मोड़ने से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका सही आंसर है। अगर आपने बी लगाया तो सही है। नेक्स्ट अगला पेपर कटिंग, सबसे पहले एक स्क्वायर शेप का लेना है, एक बार मोड़ना है, 2 बार मोड़ना है और कॉर्नर पे एक स्क्वायर काटना है। तो जब इसको पलटाएंगे तो यहाँ भी तो एक स्क्वायर बनेगा, इसको पलटाएंगे तो यहाँ भी एक स्क्वायर बनेगा, एक यहाँ भी स्क्वायर बनेगा, तो 4 स्क्वायर बनना चाहिए। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बीच में लगा दिया, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें चाहिए स्क्वायर साइड में स्क्वायर इसमें है। और अगर यहाँ देखिए एक बार मोड़ने पे एक बन रहा है, पेज पलटाने से एक यहाँ भी बनेगा, फिर इधर पलटाने से इसके सामने बन जाएगा, यानी कंप्लीट हमारा ऑप्शन नंबर डी आकर के मैच कर रहा है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही है, चिंता करने की कोई भी बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट 31 बढ़ते हैं। एक कंप्लीट पेपर को लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ फोल्ड करना है, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। और क्या किया गया, एक ट्रायंगल बना दिया गया और एक बिंदु दे दिया गया। अब इसको वापस खोलते हैं, जिस प्रकार से मोड़े थे उस प्रकार से खोलते हैं। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये बिंदु आकर के यहां बन जाएगा, सपोज कि यहां बन जाएगा, और ये जो ट्रायंगल है वो सामने ही आकर के नीचे बन जाएगा, सामने की तरफ ऐसे बन जाएगा, इसके सामने। फिर जब पलटाएंगे तो यही वाला ट्रायंगल इधर से बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इधर से बन जाएगा, यानी चारों ट्रायंगल सामने रहेंगे और ये दूर दूर बाहर बाहर बिंदु रहेगी, बाहर बाहर। अब बताइए ऐसा पिक्चर कहां पर है, ये बाहर दे दिया ट्रायंगल, होगा नहीं, ये दिया उल्टा दे दिया है तो होगा नहीं, देख सकते हैं ये तो होगा नहीं। कैसा ट्रायंगल आपको नजर ही आ रहा होगा कि ये कैसा ट्रायंगल छोटा दे दिया है, ये तो होगा नहीं, यही पिक्चर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां तक आप मैच कर रहे होंगे, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। इसके बाद अगला पेपर है कि फोल्ड करना है, फिर से फोल्ड करना है, एक यहां कट करना है, एक यहां कट लगाना है। यहां कट लगाने के बाद जब खोलोगे तो ये पूरा अर्ध चंद्र बन जाएगा। फिर जब पूरा खोलोगे तो एक ऊपर जो बना हुआ वो चंद्र नीचे भी बन जाएगा, और एक यहां जो बना हुआ है वो भी जो है आगे बन जाएगा, वो भी एक पूरा एक ऐसे बन जाएगा। और इधर से जब पलटाओगे तो ये भी ऐसे करके यहां बन जाएगा, यानी 2 तरीके से पूरा चंद्र बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका देख सकते हो कि ये पिक्चर यहाँ पर बन रहा है। जब ये ओपन करेंगे तो ऊपर चंद्र बनेगा आधा, और ये अर्धवृत्त यहाँ बनेगा, अर्धवृत्त यहाँ बनेगा, और ये कंप्लीट इस तरीके से बनेगा, यानी और कहीं इस तरह मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है अगर आपने बी लगाया होगा तो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट से, क्योंकि मैथ और हिंदी भी देखना है कि किसमें हमको क्या आया होगा। नेक्स्ट इस पेपर को अगर हम क्लोज कर देंगे, सटा देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऐसा कोई और नहीं बनेगा। लगा करके देखो आराम से, टाइम लगा करके। 34 नंबर देखेंगे, इस पिक्चर को अगर हम सटा देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, तो ये नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये तो हमारा बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि देख सकते हो कि हमारा क्या इसमें है। सो इसमें इस तरह का अगर 2 ट्रायंगल इतना बड़ा दिया हुआ नहीं है, प्लस में छोटा वाला ट्रायंगल तो इसमें एक ही है, इसमें तो 2 कर दिया तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी है, मैच कर देंगे, सी बन रहा है। बस क्या किया गया, इसके डायरेक्शन को, ये जो है वो एक तरीके से आपको राइट साइड दिखाया गया,
और ये आपको लेफ्ट साइड दिखाया गया है, लेकिन वही पिक्चर सेम टू सेम है, आप देख सकते हो वही ऐड कर दिया गया, और वो तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल भी सही है। 35 क्वेश्चन इस पिक्चर को ऐड करेंगे, लेकिन हाँ इसको हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो सेम मैच कर रहा है। इस जो ये हमारा आधा जो वृत्त है इसको ऊपर कर दिया गया है, इधर से बन गया, और ये दो सेम प्रकार के पिक्चर हैं, यहाँ पर भी सेम प्रकार के पिक्चर को दो ऐड कर दिया गया। इसमें तो ये टेढ़ा वाला है नहीं तो नहीं होगा, बल्कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से बनाया गया। ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल है नहीं तो होगा नहीं, ये भी ट्रायंगल तो होगा नहीं, ये भी ट्रायंगल है लेकिन किस प्रकार से, इतना पिक्चर इसमें तो है भी नहीं, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी होगा। 36 को आपको ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक सी, क्योंकि देखिए ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल पिक्चर है, सेम यहाँ पर बराबर है, लेकिन ये बीच वाला देखिए अलग तरीके से बनाया गया। यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम टू सेम पिक्चर मिल रहा है, और बीच का पार्ट भी वैसे ही है, बस नीचे वाले जो चौड़ाई वाले पार्ट है इसको ऊपर कर दिया गया, ऊपर वाले पार्ट को नीचे कर दिया गया, सेम टू सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपको मिल रहा है वो बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट पेज है रीजनिंग का। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो स्टार्टिंग का यस है वो कहां बन रहा है, किस पिक्चर में एस बन रहा है। इस पिक्चर में तो एस नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे एस बन रहा है, इसमें भी उल्टा एन बन रहा है, इसमें तो एस बिल्कुल बहुत मुश्किल से बन रहा है। इसलिए यहां पर देख सकते हो कि एस पूरा इस प्रकार से बन रहा है, कंप्लीट एस जिस प्रकार से क्वेश्चन में है एकदम पूरा उस तरीके से बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल भी सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऐसा पिक्चर कहां मिलेगा, ऐसा पिक्चर कहां मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसके नीचे अंदर नीचे वाला नहीं है, खत्म। ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी नीचे वाला जो है वो लाइन नहीं है, दो तो ऊपर वाले हैं लेकिन नीचे वाला नहीं है, इसमें भी तो होगा नहीं क्योंकि नीचे वाला नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ये होगा क्योंकि देखिए ऊपर भी है, ऊपर भी है, नीचे वाला लाइन खिंचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग का। ऐसा पिक्चर हमें किधर मिल रहा है, हमें यहां पर दिख नहीं रहा है कि कोई क्रॉस कर रहा है, क्योंकि यहां पर क्रॉस करती हुई लाइन पकड़नी है। क्रॉस यहां पर भी नहीं कर रहा है, क्रॉस यहां पर भी नहीं कर रहा है, क्रॉस यहां पर भी नहीं कर रहा है, एक ही जगह है जो ये लाइन बड़ी वाली जो लाइन देखेंगे तो ये क्रॉस कर रही है, हमें बड़ी वाली लाइन को ध्यान रखना है, तो ये क्रॉस कर रही है, एक ये क्रॉस कर रही है, एक ये क्रॉस कर रही है, तो यानी बस बन गया, और बड़ी वाली पिक्चर यहां पर है तो हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही कहलाएगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग का 14 नंबर क्वेश्चन। ऐसा पिक्चर आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आगे खत्म है, इसमें तो उल्टा जड़ बन रहा है बट नीचे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें जड़ भी दिखाई दे रही है और ऊपर लाइन भी जा सकती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। तो यहां तक था रीजनिंग, तो आप मैच कर रहे होंगे कि रीजनिंग में आपका कितना नंबर आया, तो वहां तक पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा आपको रिस्पांस मिला होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था, एक दो क्वेश्चन था जहां पर आपको सोचना समझना था, तो ये था रीजनिंग का, आपका बहुत बढ़िया होगा। अब बढ़ते हैं आगे मैथ की तरफ, जो भी अगला पेपर होगा। तो आई होप कि यहां तक आपका मैथ्स जो है वो सही जा रहा होगा, आपका अच्छा स्कोर स्टार्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। अब मैथ में आपका क्या रिस्पॉन्स रहा उसके बारे में समझते हैं। हमने मैथ का जब क्वेश्चन देखा हमारे अपने स्टूडेंट का, तो हमको पता चला कि वो सारी चीजें पूछी गई है जो हमने प्रैक्टिस करवाई थी दिन रात करके, इतना प्रैक्टिस करवाया था क्वेश्चन का कि सारे क्वेश्चन हमने जो वही सब देखने को मिल रहा है जो हमने कितना बार प्रैक्टिस करवाया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद के नंबरों से कटे या विभाजित हो, उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आपको 1 से लेकर 11 तक जाना है, यानी कि अभाज्य संख्या जो हमारे बीच में आएगी वो सिर्फ 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, बस। क्योंकि 9 तो भी 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। यानी अभाज्य संख्या जो हमारे मैथ में है वो सिर्फ 4 है, यानी कि अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा तो आपका सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन में बस मल्टीप्लीकेशन पूछा हुआ है, यानी आपके पास 4 नंबर 9 9 करके दिए हुए, और नेक्स्ट 3 नंबर से 9 जो है वो आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास नंबर आने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपको ध्यान से ये करनी है। और नेक्स्ट ये भी स्टेप हो जाएगा क्योंकि हर बार जो है वो सेम 9 से जो है मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। यानी यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 9, यहाँ फिर से वही नंबर आने वाले हैं। ये 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे 9 9 से तो ये सेम नंबर आएंगे, और लास्ट में इनको आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए ही इतना सारा नंबर दिया हुआ ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। ये 1 आएगा, नीचे 9 और 8 10 0 आएगा, फिर से 9 और 18 और एक 19, और एक जो बचा हुआ था वो 20 का 0, फिर से बचेगा आपके पास 2 याद रखनी है। फिर 9 3 27 और 2
29 एंड 2 लिखना है, 9 लिखना है, बाकी फिर से आपके पास 2 बचेंगे। और 18 और 8 फिर से 27 और 28 यानी 8 लिखना है, फिर से 20 आपके पास 2 जो है आपके पास शेष बचेंगे। एंड 9 और 8 17 हो जाएंगे और 2 18 19 यानी 19 का फिर से आपके पास 9 लिखना है, 1 आपके पास बचे रहेंगे और 8 और 1 1 जो बचा हुआ सो 9 यानी 998 9001 998 9001 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी अगर आपने वहां पर लगाया होगा तो आपका ये सही माना जाएगा। और नेक्स्ट 0.2 एंड 0.03 को मल्टीप्लाई करना है, हम यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। यानी आपको सीधा पता है कि 3 2 जा 6 कर सकते हैं और 2 और 1 3 जो है वो 3 डिजिट्स के बाद जो है वो आपका लग जाएगा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आने वाला है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, 64 का सभी गुणनखंडों के योगफल निकालना है। 64 है, इसके आपको गुणनखंड को देखना है कि ये जो किससे किससे लग पा रहा है, यानी आपको ये 2 से भी कट सकता है, इसके अलावा इसको ये जो है वो 4 से कट सकता है, फिर 8 से कट सकता है, फिर 16 से कट सकता है और 32 से कट सकता है एंड 1 से कट सकता है, ये खुद के नंबर से भी कट सकता है। और इन सभी के आपको ऐड करके निकालना है, जब इनको ऐड करोगे तो ये 127 आएगा। अगर आपने 127 लगाया होगा तो ये आपका आंसर बिल्कुल भी सही होगा। तो 64 के गुणनखंडों का योग जो है वो 127 आएगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 एंड 30 के सबसे बड़ा सार गुणनखंडों को देखना है, यानी कि इधर हम सॉल्व करते हैं 20 और 30 के सार गुणनखंड। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो इन दोनों में सिर्फ एक 2 मैच कर रहा है और एक 5 मैच कर रहे हैं। तो जो सार गुणनखंड का मतलब दो चीजें ऐसी है और दोनों को जो गुणनखंड होगा वो क्या क्या मैच कर रहा है। तो 20 के पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास एक और 2 है, बस इसके पास 2 खत्म हो चुका है, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, यानी कि 2 into 5 करके है, यानी इसका जो गुणनफल होगा दोनों का साथ वाला सार गुणनफल वो 10 होगा। यानी कि अगर आपने ऑप्शन नंबर 10 लगाया होगा, सी लगाया होगा, तो आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट इसको आपको ऐड करना है, ऐड करके ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तीनों को ऐड करना लास्ट में जो दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट में अगर कोई माइनस करके दिया जाए तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो एक करके अगर आप ऐड करोगे तो 6.082 पॉइंट वाले चीज को ध्यान रखनी है, सीधा पॉइंट के जगह पर लिखना है 60, यानी कि 60 लिख करके और 82 नीचे कुछ नहीं, आगे तो हम 0 लगा सकते हैं। और नेक्स्ट फिर से पॉइंट लगा देना है, इसके बाद यहाँ पर 806 है और इधर फिर 2 है, कुछ नहीं बच रहा है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो ये 3 नंबर को पहले ऐड करना है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये 2, ये 0, इसके अलावा 0 और फिर यहां पर आ जाएगा 1, फिर पॉइंट लग जाएगा, एक यहां पर बचा हुआ है और 8 और 6 14 और एक बच आ जाएगा 15, फिर से 1 बच गया, यानी कि यहाँ 7 और यहां पर आ जाएगा 6, ये हम लोग को ऐड करके आ गया। और नेक्स्ट जो बचा हुआ लास्ट नंबर है उसको हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है, पॉइंट की जगह पर पॉइंट ले लेना है और जो बचा हुआ नंबर इधर 0 रखेंगे वहीं पर एंड 6082 इसको माइनस करना आपको। तो इसके जगह पर कुछ नहीं है, यानी कि हमें यहां पर 2 आ जाएगा, नहीं हमें जो है वो इससे हमें इस पे कैरी करना पड़ेगा, यानी यहां पर 10 आ जाएगा, इससे जब हम लेंगे तो यानी कि बचने वाला नंबर जो होगा वो 8 होगा। नेक्स्ट यहां पर बच रहा है सीधा सीधा 1 बचेगा, तो फिर से जो सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो हमें यहां से वो नंबर लेके जाने पड़ेंगे, यानी 11 हो जाएगा, 11 से यहां पर 8 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे सॉरी तो यहां पर 3 बच जाएंगे और नेक्स्ट 9 बच जाएगा और नेक्स्ट यहां पर 11 हो गया था यानी कि 4 बचेंगे, फिर पॉइंट यहां पर तो पहले से नंबर निकल चुका तो 4 बचेंगे, यानी कि 4 7 और इधर 6, यानी कि हमारा नंबर मैच करने वाला जो नंबर है ऑप्शन नंबर बी है 674 49382, यानी ये तो लास्ट को कुछ नहीं है 4938, ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही निकल के आ रहा है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन किसके बराबर है, सीधा 1 और 1 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 1 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट को काउंटिंग करेंगे, यानी 3 डिजिट्स के बाद हमें वो पॉइंट देखने को मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही से मैच कर पा रहा है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 3/2 डिवाइड फिर से 3/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस
3/2। सबसे पहले कि ये जो 3/2 है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक से 2 ऊपर और 3 नीचे चला जाएगा। मल्टीप्लाई ये 2 को ऊपर रखते नीचे कुछ है नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं एंड प्लस 3/2 हम ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से कट जाएंगे एक बार में। जो बचने वाला नंबर है वो 2/1 बचेगा प्लस 3/2 आ जाएंगे। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस इधर 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा आने वाला नंबर 7/2 है। तो ये नंबर हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी में मिल पा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर माना जाएगा। तो ये सॉल्यूशन भी हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इनका दशमलव भिन्न निकालना है, 49 क्वेश्चन। भिन्न निकालने के लिए यानी कि डिवाइड करना, सीधा अगर 3 डिजिट से डिवाइड करना है, 3 जीरो से डिवाइड करना है, यानी कि जो 9 हमारा 3 नंबर है इसके पहले हमारा जो है वो नंबर आने वाला है 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। क्योंकि हम जब अगला डिवीजन करेंगे तो जीरो लगाना पड़ेगा तभी ये डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर का है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका भिन्न के फॉर्म में जब हम 0.238 ये नंबर अगर आपको दिया जाए, इसमें जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास नीचे 1 आएंगे, 3 डिजिट से तो यानी 1000 आएंगे। इसको अगर हम और छोटा करना चाहें तो ये 500 से नीचे कट सकता है और ऊपर ये 119 से कट सकता है, यानी कि आने वाला नंबर यही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये लगाया होगा तो आपका ये बिल्कुल मैथ में सही होगा, चिंता कोई करने की बात नहीं है। तो सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं जो हमने बताया था, जो हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, बहुत तरीका किया था। इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा समझना है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो सीधा सीधा इसका जो आंसर ही लगाया हुआ है ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा होगा नहीं। इनको लगा सीधा सीधा कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, इसलिए हमने 1 मीटर लगा दिया। बट जब हम इनको 1 मीटर को जब 100 से डिवाइड करेंगे, 1 मीटर को जब 100 से, तो ये नंबर आपके पास आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही माना जाएगा। तो बी को आपको ध्यान रखना है, अगर आपने बी लगाया होगा तभी सही है। इस पेपर का जिस बच्चा का है उसका ये मैथ का एक गलत क्वेश्चन मिल गया। इसके बाद ये हमारा हो गया 51 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन मैथ की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह के 10:45 पे, ये टाइम जो दिया हुआ सुबह का दिया हुआ है, इतना से चलता है और जयपुर पहुंचता है शाम के 3:30 तक। अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए कि 10:45 से निकली हुई गाड़ी, मान लीजिए आफ्टरनून के बज गया 12, तो गाड़ी कितना देर चला। सबसे पहले इधर चला 15 मिनट, ताकि वो 11 बज गया, और 11 से 12 यानी कि 1 घंटे और 15 मिनट तक चला, 12 बजे तक इतना चला। और 12 से फिर शाम के 3 बजे तक गया, यानी कि 3 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट शाम में चला। और शुरुआत में दोपहर के पहले 1 घंटा 45 मिनट चला, यानी कि टोटल 4 घंटे और 15 और 30 45, यानी कि 4 घंटे 45 मिनट में ये जो रेलगाड़ी है वो दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएगी। तो ये था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या प्राप्त करनी है। लुप्त संख्या, इस जगह पे ऐसा क्या नंबर फिल किया जाए कि दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये 58394, इसमें से पहले हमको 86 को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे इससे हम लेंगे तो यहां पर बचेगा 8, इससे ले चुका नंबर है आ जाएगा 0 एंड यहां पर आ जाएगा 385। एक बार फिर से -6 करते हैं, फिर से मतलब 86 फिर से माइनस करते हैं, तो यहां बचेगा 2, इससे जब डिवीजन करेंगे तो यहां बचेगा फिर से 2 बचेगा, यहां बचने वाला नंबर फिर से 2 है, ये 8 और ये 5। अब ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं। अब इस नंबर को हमारे पास ये टोटल नंबर का एक तरीके से मान लीजिए वैल्यू है। अब उस साइड ऐसा क्या फिल करें कि वो जो है इक्वल हो जाएगा। तो जो भी नंबर हमारे पास आया है, अगर हम उस नंबर को 86 से हम अगर डिवाइड कर पाए तो वो नंबर जो आएगा वो वही नंबर होगा जो वहां पर फिल करने पे दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हमें बस डिवीजन कर देना है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम इसको एक लगाते हैं कि 6, अगर हम लगाते हैं 6 करके तो 86 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एंड 3 8 से 48 49 50 51 516 हमारे पास आ रहे हैं। यानी कि 6 बार अगर हम लगाएंगे तो 516 एक नंबर हमारे पास आके लगती है। इसको जब माइनस करेंगे आपको सॉल्व करना हो तो ये 12 यानी 6 बचेगा इधर, फिर यहां पर बच जाएगा 7 1 6, ये कट जाएगा 66 बचेगा। फिर से कम हो गया उससे तो हमको 2 लेकर के चलना पड़ेगा। अब हमें 2 से नहीं, क्योंकि 2 जब 6 से लगा रहे थे तो 516 आ रहा था, बट हमें 600 चाहिए। अब हमें लगा देखना होगा 7 बार में। तो अगर हम 86 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 42 2 4 बचेगा, 8 से 56 और 4 57 58 59 60 बचेगा, 602 आके गिरता है, यानी कि 7 बार में हमें 602 लगाना होगा। नेक्स्ट, अगर हम ये लगा के इसको आगे सॉल्व करते हैं,
ये हमारे पास नंबर देने वाला है 0, फिर से 6 और ये कट गया। अब लास्ट का नंबर जो हमारे पास बच रहा है वो 2 बच रहा है, यहां हमने ये नोट कर दिया। अब 602, तो फिर से देखा कि हमने 6 बार में 7 बार में अगर हम लगाते तो 602 प्राप्त कर रहे हैं, तो हमने फिर से अगेन 7 बार में लगाना होगा ताकि 602 हमारा मिल सके, यानी जो पूरा नंबर जो है वो कट जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर आने वाला जो रहेगा वो 677, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया होगा तो आपका ये सही होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक डिब्बा आपके पास दिया हुआ है, बोला कि उस डिब्बे में टोटल 500 अंडे हैं और उस 500 अंडे में 3/25 अंडा जो है वो टूटा हुआ है, यानी सीधा समझना है 500, ये जो 500 है इसका 3/25 इतना टूटा हुआ है, यानी कि इसको अगर हम 25 जा, बोर्ड को भी बड़ा दिक्कत है, ये 20 बार में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कट जा रहा है, यानी कि 3 2 जा 60, जब आप 500 का 3/25 निकालोगे तो आपको 60 आएगा, यानी कि ये 60 अंडे जो वो टूट चुके हैं, खत्म हो गए, टूट गए। इसके अलावा फिर बोला कि कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रख दिया गया है। अब हमारे पास एक और नंबर है 500 और इसका 1/3 हमें मेहमानों के लिए भी रख देना है, मेहमान के लिए भी रख देना, सॉरी 1/5 है, तो मेहमान के रखने के लिए हमें इसके पास यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 100 अंडे चले गए मेहमान के लिए खाने के लिए, 60 अंडे जो है वो टूट गए, तो टोटल 500 अंडे में से कितने अंडे अब आपके पास शेष है। तो सपोज करेंगे ये 500 अंडे थे, इसमें से 60 टूट गए और इसमें से प्लस में 100 जो है वो चले गए आपके मेहमानों के लिए, यानी कि आपका 160 अंडे बेकार चले गए, यही ना मतलब हुआ। इसका मतलब हमारे पास जो अंडे बचे हैं वो 340 अंडे जो बिल्कुल भी शेष बचे हुए हैं, सेफ है, खाने के योग्य है। तो यानी कि ये जो स्टूडेंट लगाया हुआ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इनका गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 हमारा टूट गया, 100 हमारे मेहमान के पास चले गए, तो बचे जो अंडे हैं वो 340 अंडे बचे हुए हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 200 रुपए की घड़ी खरीदी, ये हो गया उसका क्रय मूल्य जिसको कहते हैं, और 40% के लाभ पर बेच दिया। अब मान लो हमने 200 रुपए में कोई चीज खरीदा और हमने ऐसा दाम में बेचा है कि हमको 40 रुपया फायदा हो गया, तो सीधी सी बात समझ आती है कि अगर हमने 200 में खरीदा और ऐसा बेचा कि 40 का फायदा हुआ, तो 200 में 40 जोड़ करके हमने बेचा होगा, यानी कि 240 में बेचा होगा, 240 में बेचा होगा, तो सीधा इसका आंसर हम ऐसे ही सोच करके निकाल सकते हैं, 240 इसका आंसर आने वाला है। 56 नंबर। एक फल विक्रेता ने, एक फल बेचने वाले ने 1500 के सेब खरीदे, 1500 का वो सेब खरीदा, लाने के लिए अपने दुकान तक खर्चा किया उसमें 100 और, यानी कि 1600 रुपया उसका टोटल गया क्रय मूल्य में, यानी उसका खर्चा हो गया, और उस सेब को उन्होंने 2236 रुपए में बेच दिया, यानी कि उसका जो आएगा विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य आएगा 2236 और वो क्रय मूल्य जो आएगा, यानी कि जो खरीदा हुआ था वो 1600 में खरीदा हुआ था, तो सीधा सीधा जब इसको माइनस करेंगे तो 636 बचेगा, यानी 636 रुपए का उसको वो फायदा होगा। वो 2236 में बेचा और खर्चा कितना किया उन्होंने, 1500 खरीदने में और 100 रुपया लाने में, यानी कि 1600 में, यानी 636 रुपया उसको पूरा का पूरा फायदा हो गया। तो ये था मैथ का क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 57 क्वेश्चन, सब आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। हमने जो सारे अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाया था वो सभी मैच कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी लाइव जुड़े हैं, वो सब मैच कर रहे हैं इन सब चीजों को। 57 नंबर क्वेश्चन। एक पंचभुज 5 भुजा वाले आकार है, एक ऐसा फिगर आपके सामने दिया हुआ है जो 5 फिगर है, वन टू थ्री फोर और मानते हैं कि ये 5, तो 5 भुजा वालों एक जो है वो पिक्चर दिया हुआ है। इसमें बोला कि अगर हम 4 साइड के लेंथ को अगर ऐड करते हैं तो 63 आता है। सपोज कि एक साइड ये है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, इन चारों को जब ऐड करेंगे तो 63 आएगा और टोटल का परिमाप दिया हुआ है 80। अब आप समझ सकते हो कि परिमाप का मतलब क्या, अगर हम इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो चारों साइड घूमेंगे तो मेरा 80 नंबर आएगा, 80, और 4 साइड का ही दिया हुआ है 63, तो जो एक साइड बच रहा है यहाँ के वैल्यू वो कितना है, तो यानी कि 80 में अगर हम 63 घटा देंगे यानी कि 70 जो बच रहा है वही तो होगा एक साइड का नंबर। जब चारों साइड मिलकर 63 आ रहा है तो जो एक साइड बच रहा है वो टोटल में 63 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी सही आ रहा है। नेक्स्ट 58। एक संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण किसके बराबर होता है, यहां पर आपको 2-3 चीज ध्यान रखना है। सबसे पहला, एक
आपको मैं बता देता हूं, एक होता है पूरक कोण। तो ये जो पूरक कोण होता है वो एक 90 डिग्री के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है समपूरक कोण, और ये समपूरक कोण जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो अगर यहां पर आपको पूछा है, इस जगह पे हम चेंज कर सकते हैं, हमने चेंज करके बच्चों को प्रैक्टिस करवाया था कि अगर यहां पर हम पूरक दें तो वो एक समकोण के बराबर यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहां पर हम संपूरक दें तो वो दो समकोण यानी कि 180 के बराबर होता है। और यहां दे दिया संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब समझो कि एक सेंटर है, इसके चारों तरफ कितना एंगल बनेगा, तो वो जो बनेगा 4 समकोण के बराबर। एक समकोण का मतलब 90, 2 समकोण का मतलब 90, 3 समकोण का मतलब 90 और 4 समकोण का मतलब 90 यानी कि 360 बनेगा। संपूर्ण कोण हमेशा 360 डिग्री का होता है, पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, संपूरक कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। अब समकोण कैसे निकालते हैं? 180 का मतलब 2 समकोण, एक समकोण का मतलब 90, तो 360 का मतलब 4 समकोण, यानी कि इसका आंसर 4 समकोण आएगा। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, एक आयत के सभी अंतःकोणों का योग। अब अगर यहां पर आपके सामने आयत दिया हुआ है तो आयत के अंदर, एक अंदर है 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, इनका योग निकालना है। तो आपको पता है ये 90 डिग्री बना रही है, तो 90 90 90 90 वही तो बात आएगा ना, 360 आएगा किसी भी आयत के सभी अंदर कोणों का योग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा देखना है आप, ये फिगर वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान समझना है। और मैं हमको लगा कि हमारे कुछ बच्चे जो है वो इसमें अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए हैं सोचने समझने में, क्योंकि ये क्रिटिकल वाला चीज थोड़ा पूछ दिया गया है। फिगर का मैं थोड़ा सा लोगों को बच्चों को लगता है, लेकिन ये उतना भारी नहीं जितना आपको लगता है। सबसे पहले चीज इसमें बोला कि एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में 115 परिवारों पर रिसर्च किया गया और देखा गया कि किस परिवार में कितने बच्चों का परिवार है। तो टोटल 115 परिवार हैं, उसमें कितने ऐसे परिवार है जिसमें कितने बच्चे, इसका सर्वे किया गया। तो सबसे पहले फिगर समझते हैं। यह है परिवारों की संख्या, यानी कि 5 परिवार ऐसे हैं किसी भी शहर में जिनके पास 4-4 बच्चे हैं। इसी प्रकार से 20 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1-1 बच्चे हैं, और 30 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2-2 बच्चे हैं, और 35 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 3-3 बच्चे हैं। तो यहां से आपको सवाल पूछ रहा है कि ऐसे कितने परिवार है जिनके पास कोई भी बच्चे नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा परिवार है जिसके पास कोई बच्चा नहीं है, वो पता करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसा कॉमन से सोचना है कि एक बच्चे वाला परिवार कितना लोग है। तो एक बच्चे वाला परिवार 5 लोग है। 2 बच्चे वाला परिवार कितना लोग है? 30 लोग है। 3 बच्चे वाला परिवार कितना लोग है? 35 लोग है, मतलब 35 परिवार है 30 बच्चे वाले। 4 बच्चे वाले कितने परिवार है? तो 4 बच्चे वाले 1 हो गए, 1 बच्चे वाले 20 हो गए, एक ये बच रहा है, यानी कि 1 बच्चे वाले 20, 2 बच्चे वाले 30, 3 बच्चे वाले 35, 4 बच्चे वाले 5, यानी यही तो 4 कैटेगरी सेलेक्ट किया गया है। अब इन चारों को हम ऐड करते हैं तो ये 0 आके गिरता है और 1 बच जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 90। यहां पर कहने का मतलब है सारे बच्चों को तो ऐड कर लिया गया, यानी जितने सारे बच्चे वो सिर्फ 90 परिवार के अंदर आए हैं। यानी कि टोटल जब हम सर्वे किए थे 115 परिवारों पे, उसमें से सिर्फ 90 परिवार के पास ये सही बच्चे, किसी के पास 1 बच्चे, किसी के पास 2 बच्चे, किसी के पास 3 बच्चे, किसी के पास 4 बच्चे। लेकिन बचा हुआ जो 15 परिवार है इसके पास कोई भी बच्चे नहीं है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 25 आएगा, 25, क्योंकि 90 के पास सर्वे किया गया, उसके पास इतने सारे बच्चे हैं, तो 25 के पास जो है वो ऐसा कोई बच्चा नहीं है। तो ये जो बच्चा लगाया हुआ था इसका आंसर जो बिल्कुल गलत रहा, यानी कि 25 अगर आपने लगा कर रखा हुआ तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। तो ये था पूरा मैथ का सीरीज, मैथ का सारा सॉल्यूशन हमने आपको दिया कि किसमें क्या होगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपका मैथ और जो रीजनिंग का पेपर था वो बहुत बढ़िया गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे की ओर। तो अब अगला बढ़ते हैं भाग 3 में, जो हमारा खंड 3 होता है। इसमें हम लोग को पैसेज दिया जाता है और पैसेज को पढ़ करके हम लोग को ये आगे काम करना पड़ता है। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो कोड है, ये पेपर, ये अलग कोड है। हो सकता है कि आपका पहला पैसेज मैच ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पैसेज में नंबर आगे चेंज होंगे क्वेश्चन का, लेकिन ये पैसेज आपके बुक में, आपके बुकलेट में कहीं ना कहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास पहला जो पैसेज है उसको हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ध्यान से एकदम दे सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, इन सभी को ध्यान से मेरे साथ आपको रीडिंग करना है, ध्यान से करना है। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी होते हैं, यानी कि फूल का हम अलग अलग
उपयोग कर सकते हैं। फूल अनेक रंगों और आकृति के भी पाए जाते हैं। वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। जिन जिन बातों को अंडरलाइन कर रहे हैं उन बातों को आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसे सवाल पूछ सकते हैं। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए भी हम गुलदस्ते जो जाते हैं जो फूल से बनते हैं। इसके साथ फूलों से भी हार बनाए भी जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए तथा महान लोगों के सम्मान करने के लिए भी हम लोग फूल का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी महान व्यक्ति की श्रद्धांजलि देनी होगी या उनका पुष्प अर्पण ऐसा हम लोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों का फूलदानी में भी सजाया जाता है। यानी कि जब वहां पर हम रहते हैं अपने बालकनी अपने आसपास में हम फूल लगाते हैं ताकि हमारी सुंदरता और एक तरीके से वातावरण को शुद्ध बना रहे, इसलिए भी हम लोग करते हैं। फूलों के व्यवहारिक उपयोग, यानी हम लोग अपने जीवन में व्यवहार में किस किस का उपयोग करते हैं, यानी इनका उपयोग हम इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने के लिए भी करते हैं। कुछ फूल उपयोग दवाइयों के लिए भी रूप में होता है, यानी कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनका उपयोग हम दवाई के रूप में करते हैं या इत्र बनाने में या चाय बनाने में भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट के फ्लावर हैं जिनको हम पर्सनली जीवन में उपयोग करते हैं। उसके अलावा दवा में भी इस्तेमाल होता है, दवाइयां बनाने में। संक्षेप रूप में फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा जब हम किसी के फूल को देखते हैं तो एक हमारे जीवन में एक उत्साह बढ़ता है, एक हमें जगाने का प्रयास करता है, फूल से हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये भी बात किया है। तो ये हमारा छोटा सा एक पैसेज था। अब इनका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका? सबसे पहला क्वेश्चन, फूल हमारे लिए अनेक रूप में उपयोगी होते हैं। तो हाँ, उपयोगी होता है। लाइन से समझ में आ रहा है कि एक सेंटेंस बन रहा है तो उपयोगी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट 62, फूल मिलते हैं तो अनेक रंग और आकृतियों के, अनेक आकृतियों में, अनेक रंगों में। यहां बोला रंग, यहां बोला आकृतियों, लेकिन ये दोनों साथ में है। और यहां बोला है कि समान आकार में, तो ऐसा नहीं कि सारा फूल आपको समान आकार में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी, सी जो है वो बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट 63 पढ़ते हैं। फूल के व्यवहारिक उपयोग, अभी आपने बताया ना कि व्यवहार यानी कि जीवन में क्या करते हैं, तो व्यवहार के तौर पे हम लोग चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन के बनाते हैं, यानी कि चाय इत्र वाला जो ऑप्शन होगा वो भी आपका बिल्कुल भी सही होगा। नेक्स्ट 64, हो सकता है मेरा ये स्लाइड स्पीड चेंज हो रहा है बट आप अपने बुक पे मिला सकते हो क्वेश्चन। फूलों का उपयोग दवाइयों में होता है। क्या सब फूलों का उपयोग दवाइयों में होता है? क्या सिर्फ रंगीन फूल? क्या सिर्फ छोटे फूल? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम दवाइयों के तौर पे करते हैं। तो इसका आंसर नहीं कि कुछ आएगा। प्रभाव का अर्थ क्या है? जैसे बोलते ना कि मेरा प्रभाव तुम पे पड़ा है, तुम्हारा प्रभाव मेरे पे पड़ा है, उसका प्रभाव मेरे पे पड़ा है, उसका असर पड़ा है मेरे पे। तो सीधा सीधा इसका अर्थ निकल के आता है कि असर यानी प्रभाव पड़ना। तो ये हो गया एक पैसेज हमारा क्लियर। नेक्स्ट अगला पैसेज को पढ़ते हैं। सेकेंड पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। एक लड़की है सोनम और वो किसी शॉप पे जो है वो किसी साइकिल, चमकती हुई साइकिल को वो देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को, आपको ध्यान रखना है, लाल साइकिल को वो देखकर चकित रह गई, यानी कि शॉक्ड हो गई। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा आओ चलो हमें चलना चाहिए, और उसे वो घर ले गई। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। वह जब सोने गई तब भी चमकदार वाला लाल साइकिल के बारे में ही सोच रही थी। अब उसके पापा उसको घर ले गए तो घर जाने के बाद भी वो उसी साइकिल के बारे में पूरा सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वो अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बात करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के सामने जो है वो लाल चमकदार साइकिल जो वहां पर वो देख रही थी दुकान पे, वही आकर के खड़ी है। और सोनम बहुत ही खुश होती है। वो अपने माता पिता के से गले लग करके उनसे प्यार से गले लगती है। इतना था कहानी स्टोरी। अब इससे था क्वेश्चन। अब उन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सोनम अपने के साथ दुकान पे गई। किसके साथ दुकान पे गई थी? तो अपने पिताजी के पास साथ में दुकान गई थी। सोनम दुकान पर चमकीली साइकिल को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुई, यानी कि किस तरह का साइकिल? तो आपको पता है कि वो लाल साइकिल थी और लाल साइकिल को देख करके वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। नेक्स्ट, सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दिया? क्योंकि उसका वो उस टाइम जन्मदिन भी था। तो उसके पापा ने बोला था कि आप तुम्हारे जन्मदिन पर ये छोटा सा तुम्हारे लिए भेंट है, तो उसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे उसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। कैसे बताई कि हम कितना खुश हैं? कैसे व्यक्त किया? तो अपने माता पिता को गले लगाकर प्यार से, उनको धन्यवाद नहीं बोला, थैंक यू नहीं, बल्कि वो गले लगा करके, थैंक यू से ज्यादा होता है कि किसी के साथ गले लगा करके उनके लिए प्यार दिखाना या उनके लिए धन्यवाद करना। तो उनको प्यार दिखाती है, अपनी खुशी व्यक्त करती है। नेक्स्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा।
चकित का मतलब क्या, जैसे हमने बताया था प्रभाव का मतलब असर, ऐसे चकित, मैं चकित हो गया यानी कि शॉक्ड हो गया। और ये आपको लग रहा होगा याद, याद तो बिल्कुल होगा नहीं, डरा हुआ बिल्कुल होगा नहीं। कुछ लोग ने सदमे में लगाया, क्योंकि सदमे का मतलब होता है कुछ ऐसा शॉक्ड होता है कि वो सदमे में चला जाता है। बट यहां पर सदमे का मतलब ऐसा कुछ नहीं समझना है। इसमें जब आप इसको समझोगे, विस्मित का मतलब आप जब पता करोगे तो विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यजनक, और ये चकित का मतलब भी होता है आश्चर्यजनक, कि मैं उसको देखकर एकदम चकित रह गया, यानी कि आश्चर्य हो गया, आश्चर्यजनक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो विस्मित होगा। तो अगर आपने बी लगाया होगा तो आपका सही है, अदरवाइज ये आपका बहुत थोड़ा समस्या है कि अपना ये शायद सही भी ना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पूरा पैसेज क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगला पैसेज, तीसरा पैसेज हमारा है, सेकेंड लास्ट पैसेज है, इसको ध्यान से देखना है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यानी कि दिल्ली में संग्रहालय जहां पर बुक्स वगैरह रखी जाती है, या एक तरीके से हम लोग कहते हैं म्यूजियम, तो वहां पर एक ऐसी नर्तकी, नर्तकी मतलब एक ऐसी लड़की की पिक्चर जो डांस करती थी, उसका पिक्चर रखा गया है। मोहनजोदड़ो की बात है कि नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी हुई दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारे 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती है। हम लोग कई सारे अपने स्टोरी में, हिस्ट्री में, अपने बुक में पढ़ा होगा कि 5000 साल 10,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिली थी। उसमें से एक लड़की थी जिसको संग्रहालय में दिल्ली में रखा गया था अच्छे तरीके से, क्योंकि वो एक तरीके से दुर्लभ कलाकृति से बनी हुई थी। दुर्लभ का मतलब मुलायम, ऐसा समझना आपको। उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर उंगली तक, बाएं बाजू से लेकर के उंगली तक, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन है, आपको बताया है। तो बाएं बाजू से लेकर उंगली तक जो चीजें थी वो सीप, हाथी के दांत और पतली धातु से बहुत सारी चूड़ियां अलंकृत है। जैसे आपने देखा होगा, ऐसा पहले जमाने के जो लोग राजा महाराजा थे वो अपने बाजुओं पहनते थे, बहुत सारे कलाई पहनते थे, फिंगर्स पे चूड़ियां या फिर जो अंगूठी पहनते थे। तो इन सभी को बात किया जा रहा है कि वो वहां पर जो पहनने वाले जो श्रृंगार थे वो सब सीप के, हाथी के दांत से और पतले धातु के बने हुए थे। इसके अलावा आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेडेंट वाला हार था, और पेडेंट का हार यानी हार जो था वो पेडेंट का था। आज रखना है, हार पेडेंट का था, क्योंकि हार बाजू के बाहर नहीं आते, बाजू के अंदर नहीं आते, हार का अलग बात हो रहा है। और उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर तथा कलाई के ऊपर कुछ चूड़ियां थी, और दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर यहाँ पे कुछ चूड़ियां होती है। आपने देखा होगा किसी भगवान के पिक्चर या राजा महाराजा भी यहाँ पर एक अलग प्रकार की चूड़ियां जिनको पहनते थे, वो कुछ मोटा टाइप से होता है। वो निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है, और यह हमें याद दिलाती है कि हमारे इंद्रियों पर किसी कलाकृति का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद करके क्यों रखा गया है? सबसे पहली बात, क्योंकि वो दुर्लभ है, मुलायम है, बहुत कीमती है, संभाल कर रखना है। ऐसी चीजें जब मिलती ना हमें तो उनको संभाल से रखना पड़ता है। पेडेंट क्या है? तो पेडेंट किसका भाग था? आपको पता है पेडेंट का हार बना हुआ था, यानी जिस बच्चे ने लगाया है चूड़ी उनका हो जाएगा गलत, और जो लगाया होगा हार उनका हो जाएगा सही। तो हार आपका सही होगा, क्योंकि पेडेंट का, अभी हमने बताया कि पेडेंट का जो था वो हार बना हुआ था, पेडेंट का हार था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये 3 क्वेश्चन हो। कथन 1 और 2 को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आप सबने थोड़ा सा अपने आपको ही परेशान किया होगा। क्वेश्चन क्या बोला है? 2 लाइन पढ़िए और क्या बात है बताइए। पहला बात पढ़ते हैं, उसकी चूड़ियां सिप और पतली धातु से बनी है। ये बात पता है कि हाँ सर, पतला धातु और सिप से बना था। आपने यहाँ पर लिखा हुआ कि चूड़ियां जो है पतला धातु और सिप से बना हुआ था। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा लाइन लिखा हुआ है, उसने हाथी दांत से बना हार पहना था। यानी कि सत्य है, पहला तो सत्य है। हाँ तो सच बात तो है सर कि चूड़ी क्योंकि उसके बाजू और फिंगर के बीच आ रही थी तो वो तो धातु से बना हुआ था, लेकिन हाथी के दांत से हार नहीं बना हुआ था, क्योंकि हमने बताया कि हार जो बना हुआ था वो पेडेंट से बना हुआ था। हार पेडेंट से बना हुआ था, इसलिए यहां बोला कि हाथी दांत से बना हुआ हार था। बिल्कुल नहीं, यानी फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन सेकेंड लाइन जो है वो सही नहीं बोल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगर आपने ये लगाया हुआ तभी सही होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन बिल्कुल ट्रू बोल रहा है, सेकेंड बात फॉल्स बोल रहा है। पहला सत्य है किंतु दूसरा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? पर्याय का मतलब आप पर्यायवाची भी समझ सकते हो कि इसका कौन नहीं है। जैसे बोला मैं निर्भीक हूं,
मतलब मुझे डर नहीं लगता है, ये तो क्या पर्यायवाची। लेकिन बोला कौन नहीं है, तो डरपोक ये नहीं है, ये सब हैं उसके पर्यायवाची शब्द, बट ये डरपोक नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, नहीं पूछा हुआ है। कलाकृति शब्द का मतलब क्या होता है? कलाकृति जैसे हम बोले ना, हम कुछ बनाएंगे ना तो मेरे कला है, कला से निकल के आती है, तो कलाकृति मतलब मनुष्य। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मानव के द्वारा बनाया हुआ कलाकृति, ऐसे एक सेंटेंस लिखा हुआ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। यानी मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है, यानी कि जो हाँ मेन की जो कलाकृति जो होता है ना, वो हमारे इंद्रिया मेन। अगर हम जैसे नहीं बोलते किसी को, हम लोग अपने हम लोग समझाते कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी कला है, जब हम किसी चीज को अच्छे से बनाते तभी तुमको कोई बोलता है कि मेरे अंदर बहुत अच्छी कला है। सो तो कलाकृति मानव बनाता है, मानव डिजाइन करता है, यानी इसका मतलब भी वही है कि मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा नमूना, वही लिखा हुआ है, मनुष्यों द्वारा बनाए गए कला के नमूने को ही हम लोग कलाकृति कहते हैं, क्योंकि वो इंसान बनाते हैं अपने कला के अकॉर्डिंग, कला के बारे में तथ्य को नहीं कहते हैं। ये 75 नंबर था क्वेश्चन। एंड लास्ट पैसेज हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। ये जो पैसेज है, आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। यानी कि आज विशाल पांडा जो है वो सिर्फ चीन में और बांस के जंगलों में और तिब्बत में कुछ पाए जाते हैं। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने और बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत रहते हैं, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों ही खाते हैं। ध्यान रखना है कि बांस के कोपलों को ही वो खाते हैं, वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए क्योंकि उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता है। वो जो पांडा है वो सिर्फ जो बांस के कोपले ही खाता है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा उसको भोजन और कहीं भी नहीं मिल पाता है, इसलिए वो सिर्फ बांस के कोपले को ही खाता है। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों को नष्ट होने के लिए वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। यानी जब हम वनों की कटाई करेंगे या किसी मानव एक्टिविटी के कारण से जो है वो ऐसे ऐसे जो सुंदर सुंदर जो जीव जंतु है वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। इसके क्वेश्चन की तरफ हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि उनके खाने के लिए हमने आपको बताया कि वो सिर्फ बांस के कोपले क्यों खाता है, क्योंकि बाकी चीज उनके लिए खाने के लिए बहुत कम है, और इसीलिए पिंजरा में ला करके, चिड़ियाघर में ला करके जो है उसको रखना और उसको खिलाना बहुत कठिन बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी इसमें होगा। नेक्स्ट, विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है, यानी कि वो मेन क्या खाता था? तो को पता है कि वो बांस के कोपले खाता था, बांस की पत्तियां नहीं कल लगानी है, बांस के कोपले वो खाता था। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट 78 नंबर, यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? अब ये सुंदर नहीं, बल्कि हमने देखा होगा जीवन में कि बहुत सारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे जो जानवर जंतु थे वो सब विलुप्त हो रहे हैं। इसका मेन कारण है कि हमने जंगलों को बर्बाद किया है, हमने जो है वो चिड़ियाघरों में सिर्फ रखने की वजह से हमने जंगलों को कटाई की है। यानी कि इसमें अधिकांश को मनोरंजन के लिए चिड़ियाघर में रखा जाता है, बिल्कुल नहीं। अत्यधिक शिकार करने के लिए उनका प्राकृतिक निवास ऊर्जा जाने से, तो ये होगा बी नंबर। यानी जब हम उसका जंगलों को सही कर देंगे, यानी कि जंगलों को खत्म कर देंगे शिकार करने के लिए, या उनके प्राकृतिक आवास को उजाड़ देंगे, जंगल को कटाई कर देंगे, तभी ऐसे ऐसे जीव जंतु हमारे आसपास से मिट जाते हैं। यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर आपने ये लगाया तो गलत है वो। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है विशाल का विपरीतार्थक है? विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द, विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। इसका सेम पूछे समानार्थक, कभी कभी पूछा था कि समानार्थक, तो विशाल का समानार्थक सब बड़ा, क्योंकि विशाल इसका समान बड़ा। लेकिन पूछा आपसे विपरीतार्थक, उल्टा पूछा है, लघु होगा, जो बड़ा लगाए होंगे विशाल लंबा, ये सब जो है वो गलत है। लघु इसका छोटा होता है, उल्टा पूछा है, विस्तृत रूप पूछा है, विपरीतार्थक। एंड नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, चिड़ियाघर वह स्थान है, चिड़ियाघर कौन सा स्थान है, ऐसा क्या स्थान है? तो चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहां पर बच्चे पशुओं का मनोरंजन करने जाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्हीं पशु पक्षियों को बाड़ और पिंजरों में रखा। यानी ये तो वही जगह है ना जहां पर कोई चीज अगर विलुप्त होने वाली है, हमारे आसपास जंगलों में बहुत कम ऐसा बचा हुआ वो एनिमल, तो उसको पिंजरों में बंद करके रखते हैं, उसी को तो हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस पूरा सारा सब्जेक्ट का, तीनों पेपर का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा पेपर का एनालिसिस था आपका मैक्सिमम सही हो और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, आपका रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया जाए, ताकि आप अच्छा
नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन करा पाए। और इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट और मेरी बेस्ट विशेष है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आएगा अपने दोस्तों तक, ताकि आपका आंसर मैच हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आसान काम है, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।